पॉजिटिव नेगेटिव और बेटा पॉजिटिव दो। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्या होता है चीजें और क्या-क्या इसके पार्ट्स होते हैं। आज का जो मेन पार्ट है वो क्या है? सेपरेटर। क्या है? सेपरेटर। अपन धीरे-धीरे पॉजिटिव नेगेटिव और बेटा पॉजिटिव 2 प्रकार की होती है, प्लांटे और फोरे। आप सब गलत करके आओगे लेकिन आप लोग सही करके आओगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है, ठीक है? हाँ। फोरे अपने आप से पीबीओ4 को लगाते हैं, बनाते हैं और बेटा जो प्लांटे होती है ना वो अभिक्रिया के द्वारा बनती है। अब कैसे बनेगी वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो आओ पहले पढ़ते हैं अपन सेपरेटर। क्या पढ़ेंगे? सेपरेटर। चौथा। अब पढ़ते हैं बेटा सेपरेटर। सेपरेटर। अब ये सेपरेटर बेटा वही प्लेट्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है ना वो, ठीक है? अब देखो पहले लिखो। तो लिखो बेटा यह छिद्र युक्त लकड़ी या रबड़ की पतली प्लेटें होती है। सेपरेटर क्या होती है? इसका अर्थ है केवल सेपरेट करना, केवल पृथक करना, है ना? और पृथक को ही क्या कहते हैं बेटा? सेपरेट, है ना? केवल पृथक करना होता है, बाधा पहुंचाना नहीं, बाधा पहुंचाना नहीं, है ना? अतः इसे अतः इसे पतली लकड़ी या छिद्र युक्त माध्यम का बनाया जाता है। अतः इसे पतली लकड़ी या कह सकते हैं बेटा छिद्र युक्त रबड़ का बनाया जाता है। रबड़ का बनाते हैं। अब इसका मेन कार्य क्या होता है? बेटा मेन कार्य क्या होता है? मेन यही होता है। बेटा यहाँ पे इसको छिद्र युक्त को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पतली छिद्र युक्त लकड़ी या रबड़ का बनाते हैं ताकि वो दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है? अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? बेटा प्रमुख कार्य क्या है इसका? सेपरेट करना, है ना? ताकि बेटा धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें क्या हो? शॉर्ट सर्किट ना हो। तो लिखना बेटा इसका प्रमुख कार्य धनात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब बेटा चिपकना, ठीक है? शॉर्ट सर्किट होने से बचाना होता है। थोड़ा सा समझो बेटा कि आखिर ये कैसे इसने बचाया होगा। इधर आओ। देखो मान लो बेटा ये 2 प्लेट्स थी, है ना? ठीक है? अब देखो बेटा जब इसके अंदर आप सप्लाई दोगे ना, जब आप इसके अंदर सप्लाई दोगे, है ना? तो सप्लाई दोगे तो आपको पता है बेटा ये धातुएँ हैं। क्या है? धातुएँ हैं। और धातुओं में बेटा क्या प्रकृति होती है? जब भी इसको मिलता है ना तो धातुओं में प्रसार की प्रकृति होती है ना? उसके कारण अब देखो इसमें प्रसार की जगह तो है नहीं, तो बेटा ये लंबा प्रसार होने की जगह बेटा थोड़ी मात्रा में मुड़ जाती है ना? इस कारण बेटा एक मुड़ी हुई है और दूसरी अगर नहीं मुड़ेगी तो बेटा वो शॉर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो देखो बेटा धातुओं में प्रसार की प्रकृति होती है। मान लो बेटा ये प्लेट है और ये मुड़ के बेटा इस तरह से हो गई तो ये पीछे की प्लेट से टकरा सकती है। बेटा इसी घटना को क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किट। तो क्या याद रखोगे बेटा ये जो शॉर्ट सर्किट की घटना होती है ना, जो शॉर्ट सर्किट की जो घटना होती है ना बेटा क्यों होती है ऐसा पूछा जाता है तो ऐसा लिखना बेटा क्योंकि क्योंकि धात्विक प्लेटों में धात्विक प्लेटों में उत्पन्न गर्मी के कारण उत्पन्न ऊष्मा के कारण ऊष्मा के धात्विक प्लेटों में धात्विक प्लेटों में उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या होता है बेटा? शॉर्ट सर्किट का कारण प्रसार का गुण होता है। के कारण प्रसार का गुण होता है का गुण होता है। ठीक है बेटा ये ध्यान रखना ऐसा क्यों होता है क्योंकि पता तो सबको है क्यों होता है क्योंकि बेटा धातु की होती है ना उसमें प्रसार का गुण होता है फैलने का गुण होता है। ठीक है अब आगे चलो बहुत सही। तो बेटा आपको सेपरेट के लिए अच्छा पेपर आएगा तो ये कारण पूछेंगे नहीं तो बेटा यहीं पे आपका क्वेश्चन लपट जाएगा कि आखिर इसका प्रमुख कार्य क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का होता है। ठीक है चलो
अब एक पार्ट आता है बेटा कंपाउंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है भाई, अपन छत के ऊपर सीलिंग लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? ताकि ये छत की चार दीवारी ढक जाए, इसलिए सीलिंग लगाते हो, है ना? तो बेटा यहाँ पे भी इसी का यही काम है, तो लिखना अगला है बेटा सीलिंग। अगला क्या है? सीलिंग। अब ये सीलिंग क्या होता है ध्यान रखना बेटा, तो इसका उपयोग सेल के कवर के जोड़ों को टाइट या मजबूत करने के लिए होता है, तो लिखना बेटा सीलिंग का उपयोग, सीलिंग का उपयोग सेल के जोड़ों को, जोड़ों को यानी कि पार्ट्स को मजबूत मजबूत बनाने में होता है। जैसा मैंने आपको समझाया ना बेटा कि सीलिंग का मतलब घरों के अंदर सीलिंग बनती है, क्या होती है भाई, घरों के अंदर ये चार दीवार होती है कि नहीं, इसको ऊपर से ढक दोगे तो बेटा घर अच्छा सा बन जाता है ना, हाँ तो बेटा उसे कहते हैं सीलिंग। ठीक है, चलिए अगला जो है बेटा क्या है, वेंट प्लग। आपको मैंने बताया था ना वेंट प्लग, ये रहा। जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बेटा यहाँ से क्या होती है, गैस निकल सकती है ना, तो इसको कहते हैं बेटा वेंट कैप या वेंट प्लग। तो लिखना अगला है, अगला कौन सा है बेटा, वेंट प्लग। ये वही वेंट प्लग है जो बेटा रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होने वाली गैसों को बाहर वातावरण में छोड़ देगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये बनावा किसका होता है, तो ध्यान रखना बेटा वेंट प्लग होता है, यह सेल का कठोर पीवीसी का ढक्कन होता है, तो लिखना बेटा यह सेल का ढक्कन है, यह सेल का कठोर पीवीसी, पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड का क्या होता है बेटा, ढक्कन होता है, ढक्कन होता है। ये क्या होता है बेटा, पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड का कठोर ढक्कन होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो बेटा ध्यान रखना इसका कार्य क्या है, अनावश्यक गैसों को मुक्त करना। ठीक है, तो लिखना बेटा इसका कार्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा द्वारा उत्पन्न अनावश्यक गैसों को, अनावश्यक यानी कि बेटा जिसकी आवश्यकता ना हो, है ना, अनावश्यक गैसों को वातावरण में, अनावश्यक गैसों को वातावरण में मुक्त करना होता है। मुक्त, मुक्त का मतलब क्या होता है बेटा, रिलीज, मुक्त करना होता है। ठीक है, इधर आओ बेटा, जैसे मान लो बेटा इसके अंदर चार्जिंग की अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन निकल गया, तो बेटा वो कहां से आएगा, वो वेंट प्लग के माध्यम से बाहर जाएगा, क्योंकि गैसों को जाने के लिए तो थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, चले अगला है बेटा सेल का कवर, इसका सेल का कवर। ठीक है, ठीक है, तो लिखो अगला, अब छोटे छोटे पॉइंट है, सातवां लिखो बेटा सेल का कवर। तो आप खुद बताओ बेटा कंटेनर किसका बनेगा, रबड़ का, तो कवर भी किसका बनेगा, रबड़ का, है ना, मजबूत, तो लिखना बेटा सेल कवर, सेल कवर। पहला तो यही पूछा जाता है कि सेल कवर किसका बना होता है, तो लिखना बेटा यह सेल का बाहरी और कठोर रबड़ का बना हुआ एक सांचा होता है, कवर होता है। यह सेल के बाहर बना कठोर रबड़ का, कठोर रबड़ का कवर होता है, कवर होता है। पहली बात क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये सुनिश्चित करना कि बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना H2SO4 बाहर ना जाए, है ना, तो लिखो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है कि नहीं, और इसके बाहर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट द्रव प्रकृति का होता है, का होता है, अतः सेल कवर का कार्य इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकलने से रोकना होता है, बाहर आने से रोकना होता है। बोलो हाँ,
बिल्कुल सर, है ना? चलिए और अगला महत्वपूर्ण है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, है ना? अब ध्यान रखना बेटा ये वही इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि द्रव में धारा का प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है? तो लिखो बेटा, अगला महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो अगला महत्वपूर्ण क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, है ना? इसमें क्या लिखोगे बेटा? यह द्रवों में अब ये पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना? ध्यान रखना। तो यह द्रवों में धारा प्रवाहित करने वाले प्रवाहित करने वाले आयनों को बनाते हैं। याद है कि नहीं? बिल्कुल सर याद है। देखना बेटा कि मान लो आपके पास क्या है बेटा, इसके अंदर H2SO4 है ना? मान लो इसके अंदर H2SO4 है और ये H2SO4 क्या होता है बेटा? हमेशा क्या होता है? तनु। तनु का मतलब क्या होता है? जैसे ही बेटा इसमें पानी डालोगे तो ये H2SO4 फटाफट से टूट जाएगा। बेटा अनुपात पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर 3 यूनिट पानी है तो बेटा 1 H2SO4 होगा और जब बेटा इसके अंदर पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक तो बेटा H+ बन जाएगा, एक HO4 SO एक SO4 बन जाएगा। बेटा ये क्या है? ये धन आयन है, ये क्या है? ऋण आयन है। वास्तव में बेटा द्रव में धारा का प्रवाह इन आयनों के द्वारा होता है। यही लिखाया था ना मैंने? हाँ। तो ध्यान रखना बेटा, ये आयन क्या करते हैं? भाई बाहर तो इलेक्ट्रोलाइट से आ जाएगी, लेकिन अंदर की तरफ बेटा धारा कहाँ से जाएगी? आयन के थ्रू जाएगी। कहाँ से जाएगी? आयन के थ्रू जाएगी और बेटा कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से हमने क्या सीखा वापस कि द्रव में धारा का प्रवाह किससे होता है बेटा? आयन से होता है। ये आयन कहाँ से आएंगे? ये आयन इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है? अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करते हैं बेटा? गंधक का अम्ल यूज करते हैं। गंधक अम्ल। बेटा गंधक अम्ल को ही क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 यानी कि बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लेते हैं। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि यह द्रवों में धारा प्रवाहित करने वाले आयन को बनाते हैं। लेड एसिड में बेटा ये क्या होता है? तो गंधक का अम्ल होता है, H2SO4 होता है। गंधक का अम्ल ही H2SO4 कहलाता है। आयन क्या है? ये आयन कहाँ से बनेंगे? तो बेटा आयन बनेंगे H2SO4 को। ये अनुपात पूछा जाता है, भूलना मत। मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा, ये अनुपात पूछेगा कि H2SO4 और बेटा जल का अनुपात पूछेगा तो क्या होता है? ये 3:1 होता है। ध्यान रखना। और बेटा इसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? तनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तनु। तनु यानी कि जो कम गाढ़ा हो। ठीक है? बहुत बढ़िया, पतला हो। ठीक है? चलिए, चलिए। अब बेटा जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली कि क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अब बेटा सेल के प्रचालन का सिद्धांत पढ़े? मजा आ रहा है? हाँ, तो अब पढ़ेंगे बेटा सेल के प्रचालन का सिद्धांत। यहाँ से पता चल गया बेटा, अंदर क्या होगी? द्रव में धारा का प्रवाह होगा और द्रव में जो धारा का प्रवाह होगा वो कहाँ से होता है? आयन से। एक बार फिर से आपको मैंने बता दिया। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं बेटा प्रचालन का सिद्धांत। प्रचालन का सिद्धांत कौन से का प्रचालन बेटा? लेड एसिड का प्रचालन। तो अगला लिखो बेटा प्रचालन का सिद्धांत। सर इनका भी होता है क्या? बिल्कुल बेटा इनका भी होता है ना? प्रचालन का सिद्धांत लिखो बेटा। पहला लिखोगे, इसमें धन तथा ऋणायन की प्लेटें बेटा कैसे संयोजित होती है? तो ध्यान रखना बेटा, इस सेलों में धन तथा ऋणायन की प्लेटें हमेशा क्रमागत संयोजित होनी चाहिए। क्रमागत यानी कि एक के बाद एक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो लिखना बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार पहला सिद्धांत क्या है बेटा? इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटें सदैव क्रमागत क्रमागत जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। पहली चीज क्लियर? हाँ सर पहली चीज क्लियर। दूसरा क्या है? ध्यान रखना बेटा, धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक से सदैव एक कम रखी जाती है। दूसरा सिद्धांत क्या है? धनात्मक प्लेटों की संख्या
ये संख्या ऋणात्मक से प्लेट से एक कम रखी जाती है। इसका मतलब मैं बताऊंगा बेटा क्वेश्चन कैसे पूछता है, आजकल पूछने लगा है। एक कम रखी जाती है, या ऐसा कह सकते हैं बेटा ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक ज्यादा होती है, ये भी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसी कारण धन प्लेट दोनों ओर कर सकते हैं। इसी कारण क्या होता है बेटा, क्योंकि धनात्मक प्लेटों की संख्या बेटा ऋणात्मक से एक कम होती है, यही कारण है कि धन प्लेट दोनों ओर कार्य कर सके। ऐसा इसलिए होता है ताकि बेटा धन प्लेटें दोनों तरफ कार्य कर सके, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा धनात्मक प्लेटें कितने प्रकार की होती है, प्लांटे और फोरे। एक क्या होती है, फोरे जो उसके अंदर लगी होती है, एक प्लांटे जो बनती है। समझ में आया? हाँ, इसलिए बेटा ध्यान रखा जाता है कि प्लेटें की संख्या एक कम रखी जाती है ताकि धनात्मक प्लेटें ताकि धनात्मक प्लेटें ताकि धनात्मक प्लेटें चार्जिंग तथा डिसचार्जिंग चार्जिंग तथा डिसचार्जिंग चार्जिंग तथा डिसचार्जिंग दोनों दिशाओं में कार्य कर सके। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर बेटा ये चीजें कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। प्लांटे फोर है यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी है प्लांटे में, इसलिए बेटा एक कम रखो ताकि दोनों तरफ बन सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखना बेटा, धन और ऋण दोनों प्लेटें शीशे की जाली से बनी होती है और बेटा रेड लेड की इस पर लुगदी लगा दी जाती है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ज्ञात रहे धन तथा ऋण प्लेटें दोनों शीशे की बनी होती है। धन तथा ऋण प्लेटें दोनों क्या होती है बेटा, शीशे की बनी होती है और बेटा ध्यान रखना उनमें रेड लेड की लुगदी लगा दी जाती है ताकि बेटा क्या हो, मजबूती बनी रहे। अब ये रेड लेड काम आएगा, ध्यान रखना। तथा इन प्लेटों पर ये शब्द ध्यान रखना बेटा, रेड लेड यानी कि Pb3O4 क्या होता है बेटा, Pb3O4 की लुगदी लगा देते हैं। कि लुगदी यानी कि पेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये लो भैया आपका यहां तक कंप्लीट। अब ध्यान रखना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये पॉइंट बॉक्स बनाओ, मुझे बताओ आपकी चाहे बेटा प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है, चाहे प्लेट कौन सी है बेटा, नेगेटिव प्लेट है। मुझे बताओ इन दोनों प्लेटों के ऊपर आपने क्या लगाई है, PbO2 की लुगदी। तो पहले बनाओ बेटा, मान लो इससे मैंने ये लुगदी बना दी, ये लो बेटा, इन दोनों के ऊपर कौन सी लुगदी लगी रहती है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर ये जो लुगदी है वो किसकी है, Pb3O4। बेटा ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि रेड लेड क्या होता है, तो बेटा PbO4 होता है, यानी कि लेड ऑक्साइड, रेड लेड। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, यहां से मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं। मुझे ये बता दो, सिर्फ ये बता दो, अगर यहाँ पर बेटा रासायनिक अभिक्रिया होगी, चाहे बेटा चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, इन प्लेटों से पहले उसकी लड़ाई किससे होगी, तो ध्यान रखना इन रेड लेड से लड़ाई होगी। नहीं समझ में आया? देखो, यानी कि बेटा इस सेल के अंदर कोई भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, रासायनिक अभिक्रिया। अगला रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, इन प्लेटों में यानी कि इस सेल में जब बेटा रासायनिक ओहो हमने क्यों लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ध्यान रखना बेटा प्लेटों से पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका संपर्क किससे होगा, जो इसके ऊपर लुगदी लगी हुई है यानी कि रेड लेड से। तो रासायनिक क्रिया में पहली अभिक्रिया किससे होगी, जिसकी लुगदी है। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया किससे होगी, फर्स्ट अभिक्रिया किससे होगी, तो बेटा ध्यान रखना जो प्लेट पर लगा है, प्लेट पर लगा है, और प्लेट पर कौन लगा है, तो आप कहोगे रेड लेड लगा है। कौन लगा है बेटा, रेड लेड। और ध्यान रखना बेटा पहली अभिक्रिया रेड लेड से होगी, किससे होगी, जो इसके अंदर कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। बोलो यहां तक समझ में आया? क्योंकि बेटा हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आया? अब देख आराम से देखो,
चाहे पॉजिटिव प्लेट है, चाहे नेगेटिव है, दोनों है बैटरी के अंदर। हाँ, और बैटरी के अंदर कौन है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। जब ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो बेटा सबसे पहली अभिक्रिया किससे करेगा? वो रेड लेड से करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा सर इसी का तो लेप लगा है, इसी का तो लेप लगा है इस पे। मुझे बताओ, आपके चेहरे के ऊपर आपने खूब सारा पाउडर लगा दिया, ठीक है? बहुत सही। फिर जब पसीना आएगा तो सबसे पहले आपकी चमड़ी बाहर आएगी या पाउडर बाहर आएगा? तो आप कहेंगे पाउडर बाहर आएगा। बहुत बढ़िया। आपके चेहरे पर आपने आटा लगा दिया है, सबसे पहले आप किसी को चाटा मारोगे तो वो आटा बाहर आएगा ना? क्यों आएगा? क्योंकि उसका लेप लगा हुआ है आपके ऊपर। तो उसी तरह बेटा जब सेल की इलेक्ट्रोलाइट अभिक्रिया करेगा, तो पहली अभिक्रिया प्लेटों पर कौन करेगा? जिसकी लुगदी इसके ऊपर लगी है, वो कौन है? रेड लेड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, तब अभिक्रिया आपके जेब में है। बताऊँ? तो अब पढ़ेंगे बेटा अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हम अभिक्रिया। तो लिखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो लिखो बेटा लेड एसिड में ये क्रिया, ये समझ लेना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड एसिड में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। मुझे ये बताओ बेटा, ये अभिक्रिया क्या एक ही फेज में होगी क्या? नहीं बेटा, ये अलग-अलग फेज में होगी। सबसे पहले जो सेल को बनाएगा, इस सेल को जो बनाएगा वो कौन होगा बेटा? मैन्युफैक्चर। वो मैन्युफैक्चर जब उसमें जैसे ही बेटा H2SO4 डालेगा ना बैटरी में, तो वहां से एक क्रिया होगी। उसे क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? फॉर्मिंग के बाद उस बैटरी को किया जाएगा चार्ज, तो उसे क्या कहेंगे? चार्जिंग। है ना? क्या कहेंगे? चार्जिंग। और फिर क्या होगी? डिस्चार्जिंग। इस तरह से बेटा 4 पद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं मैं लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो लिखना बेटा, लेड एसिड की क्रिया को समझने के लिए बेटा कितनी होती है? कुल मिला के 4 पद होते हैं। कितने होगी बेटा? इसके प्रमुख 4 पद होते हैं। तो लिखना बेटा, इसके प्रमुख। तो ये देखो बेटा, क्या आपके लेड एसिड में रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए 4 प्रमुख होता है। तो पहले तो बेटा क्या करोगे? आप बनाओगे फोरे। याद आया कि नहीं? फोरे यानी कि फॉर्मिंग करोगे किसकी? धनात्मक प्लेटों की। तो बेटा पहला प्रक्रम क्या है? फॉर्मिंग। तो इसका पहला प्रक्रम क्या है? फॉर्मिंग। बोलो सही? बिल्कुल। अब जब वो चीज़ फॉर्म हो गई है, बन गई है, तो बेटा अब क्या करोगे? उसको करोगे चार्जिंग, यानी कि उसको अब चार्ज किया जाएगा। तो लिखो बेटा चार्जिंग, ठीक है? फिर उस चार्जिंग के बाद क्या करोगे बेटा? इसको क्या किया जाता है? डिस्चार्जिंग। तो तीसरा प्रक्रिया क्या है बेटा? डिस्चार्जिंग। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है। और अंत में बेटा जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो वापस से रिचार्ज करोगे ना, तो उसको कहते हैं बेटा रिचार्जिंग। तो आपको कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए कितने चरण होते हैं, तो बता दोगे ना बेटा? चार्जिंग, रिचार्जिंग। कितने होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। तो लिखना बेटा, यह प्रमुखतः 4 पदों में समझी जाती है। तो यह प्रमुखतः 4 पदों में समझी जाती है। पहले क्या होगा? वापस से समझो, पहले क्या होगा बेटा? फॉर्मिंग, जहां पर क्या बनेगी? फोरे प्लेटें बनेगी। भाई धनात्मक प्लेटें 2 प्रकार की होती है ना, प्लांटे और फोरे। फोरे को बनाओगे, बिल्कुल। उसके बाद बेटा क्या होती है? चार्ज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको डिस्चार्ज, और लास्ट में करेंगे रिचार्ज। बेटा सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज और ध्यान रखो बेटा, आपने प्लेटों के ऊपर क्या लगाई थी? किसकी लेप लगाई थी? तो आप बोलोगे रेड लेड की। और वो क्या था बेटा? PbSO। ओहो, रेड लेड, रेड लेड, यानी कि Pb3O4, है ना? तो बेटा जब इसमें क्या बनाएंगे? हम फोरे प्लेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बेटा? फोरे प्रक्रिया क्या होगी? ये PbSO4 किससे क्रिया करेगा? इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया करेगा। किससे करेगा? इलेक्ट्रोलाइट से, है ना? तो अब इसको क्रिया कराते हैं और फोरे प्लेट का निर्माण करते हैं। फोरे में क्या बनता था? PbO2, लेड पेरोक्साइड, है ना? अभी बनाते हैं, देखो। तो पहली प्रक्रिया लिखते हैं बेटा फॉर्मिंग। अभी सब समझ में आएगा, डोंट वरी। पहले लिखो फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, है ना? ठीक है। अच्छा, तो लिखना बेटा, यह किस पर होती है? तो देखो ध्यान रखना बेटा, यह बेचने वाला करता है। तो लिखना यह प्रक्रिया, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, ध्यान रखना। यह प्रक्रिया विक्रेता, यानी कि किसके द्वारा की जाती है बेटा? सेलर द्वारा की जाती है। सेलर द्वारा की जाती है, यानी कि हम जो लाते हैं बेटा उपभोक्ता वो नहीं करेंगे। कौन करेंगे? बेचने वाला करता है, सेलर करता है। इसमें होगा क्या? तो लिखना बेटा, सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भरते ही यह क्रिया होती है। तो ज्ञात रहे, जैसे ही जैसे ही तेल में तेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, तेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, तो क्या होगा? देखना बेटा, जैसे ही तेल में सल्फ्यूरिक ओहो तेल में सेल में, सॉरी है, जैसे ही सेल में
सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं बेटा, यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है ना? और आप क्या जानते हैं? हम यही भी जानते हैं कि धनात्मक प्लेट कौन सी बेटा? फोरे, फोरे जो फोरे जो चार्जिंग में बनती है, वह क्या होती है बेटा? वह लेड ऑक्साइड होती है, लेड ऑक्साइड बनती है। लेड ऑक्साइड यानी कि बेटा PbO2, है ना? अब देखना, अब यहां से बेटा क्रिया चालू होती है, ठीक है? अब देखना आराम से, जैसा कि हमें ज्ञात है प्लेटों पर क्या लगा होता है बेटा? प्लेटों पर रेड लेड की लेप लगी होती है, लेप लगी होती है। अतः जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं फॉर्मिंग की क्रिया होती है, फॉर्मिंग क्रिया होती है। अब मुझे बताओ, इसकी प्लेट के ऊपर क्या लिखा था? रेड लेड, तो लिखो बेटा, रेड लेड का सूत्र क्या होता है बेटा? Pb3O4, ये क्या है आपका? रेड लेड। अब इसके ऊपर आपने बाहर से क्या डाला है? तो बाहर से डाला है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बाहर से क्या डाला है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखना बेटा, आपकी कौन सी प्लेट बनेगी? धनात्मक प्लेट बनेगी। कौन सी? PbO2, यानी कि लेड ऑक्साइड। तो बना दो साथियों, क्या बनेगी? PbO2। इसे क्या कहते हैं बेटा? लेड ऑक्साइड, ठीक है? साथ के अंदर और क्या बनेगा? गौर से देखो बेटा, S भी है, गौर से देखो बेटा, S भी है, तो और क्या बनेगा आपका? PbSO4। और क्या बनेगा बेटा? PbSO4। थोड़ा नीचे लिख दूं क्या? तो बेटा यहां से क्या क्या बनेगा आपका? एक तो बनेगा बेटा PbO2, यानी कि लेड ऑक्साइड। ये कौन सी प्लेट है बेटा? धनात्मक प्लेट, है ना? उसके अलावा और क्या बनेगा बेटा? PbSO4। देखो बेटा, पीबी तो ये रहा, 3 पीबी है ना, तो एक पीबी ये रहा, एक सल्फर से बना दिया PbSO4, यानी कि बेटा लेड सल्फेट। और बेटा एक क्या बना देगा? इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके जल बना देगा, और ये जल कहाँ जाएगा? कीच घर में जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, ये क्या बन गया आपका? जल। अब बराबर कर दूं क्या? कर दो। देखो, कुछ भी बेटा आपको याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, आराम से देखो। ये उसके ऊपर लगा था रेड लेड Pb3O4, इसके अंदर बाहर से डाला सल्फ्यूरिक अम्ल, बेटा क्या बन गया? PbO2। कहाँ? फोरे, फोरे याद आया? बिल्कुल। उसके बाद PbSO4 और 2H2। अब बराबर कर दो बेटा, 3 ये है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 एक और चाहिए, तो कहाँ लगाऊं? चलो और दूसरा सेट करता हूँ। हाइड्रोजन बेटा यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है? ऑक्सीजन देखो बेटा, यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यानी कि सारी चीजें बेटा सेट है। ऑक्सीजन देखो बेटा 4 है, ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं ना, तो बेटा देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, और ये 1 हो गया ना? 4 और 4 8 और 1 9। यहाँ पर भी देख लो, ये पूरी अभिक्रिया आपकी सेट हो गई है। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है? ये चार्जिंग की अभिक्रिया है, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसकी जगह मैं यहाँ लगाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? देखो, पीबी कितने हो गए? 2 और 1 3, ये 3 पीबी हो गए, ठीक है? सल्फर देखो बेटा कितने हैं? 2 2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 और 2। मतलब कुल मिला के ये चीजें याद रखना, ठीक है? बहुत सही, ठीक है? और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा सल्फर कितना हो गया? 2, तो यहाँ लगा दो आप प्यार से 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दो, और ये पूरी अभिक्रिया कंप्लीट, ठीक है? चलिए, तो बेटा इस तरह से क्या होता है, आपको याद कुछ नहीं रखना है बेटा। प्लेट के ऊपर क्या लगाओगे? रेड लेड PbO4। जैसे ही बैटरी है उसके अंदर H2SO4 डालोगे, बेटा फॉर्मिंग होगी। क्या फॉर्मिंग होगी? ये फोरे प्लेट फॉर्मिंग होगी, ये प्लेट फॉर्मिंग होगी, ये पूरा क्या होगा बेटा? फॉर्मिंग। इस पूरे को क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? फॉर्मिंग अभिक्रिया। इस फॉर्मिंग अभिक्रिया में क्या क्या फॉर्म होगा? तो सर इसमें एक तो फोरे प्लेट फॉर्म होगी, और फोरे प्लेट क्या है बेटा? पॉजिटिव प्लेट, जो क्या होती है बेटा? लेड परऑक्साइड, है ना? और क्या होगा? PbSO4 और जल, ठीक है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गई पहली अभिक्रिया।
पहली फॉर्मिंग पूछेगा कौन करेगा, तो यह प्रक्रिया बेटा कौन करता है, विक्रेता करता है या सेलर करता है, आप और हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, याद रहे बेटा, जैसे ही सेल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो बेटा यह क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि हम ये भी जानते हैं बेटा, धनात्मक जो फोरे होती है वो चार्जिंग के दौरान बनती है लेड पेरोक्साइड की। देखो बन रही है कि नहीं है, ये नहीं बन रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है कि फॉर्मिंग में पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फॉर्मिंग की, जहां धनात्मक प्लेटें बनती है, फॉर्म होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिंग, है ना। पीबीओ3 को H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड, धनात्मक प्लेट जिसे फोरे कहेंगे, और क्या बन जाएगा, PbSO4, और क्या बन जाएगा, जल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जब ये प्लेटें बन चुकी है, यानी कि अब बैटरी में पॉजिटिव प्लेट पूरी तरह से बन चुकी है, नेगेटिव उसके अंदर ऑलरेडी थी, तो बेटा अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चार्ज। पहले तो इसको बनाओगे, फॉर्म करोगे, फिर बेटा क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। अब दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, चार्जिंग की अभिक्रिया। पहला हो गया, दूसरी अभिक्रिया को कहते हैं बेटा चार्जिंग की अभिक्रिया। चार्जिंग अभिक्रिया बेटा बहुत आसान है, देखना बहुत आसान है। ये सारी चीजें बेटा आपको एकदम से टिप्स हो जाएगी आपके। ठीक है, अब लिखना बेटा, सेल में तनुगंधक अम्ल मिलाने के लगभग 12 घंटे के बाद बेटा चार्जिंग के लिए किससे जोड़ा जाता है, डीसी स्रोत से, है ना। तो लिखो, देखो आराम से देखना, पहला स्टेप, जैसा कि हमें ज्ञात है प्रारंभ में जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल से, नहीं, जैसे ही सेल में क्या डालेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है, तो क्या होता है बेटा, फॉर्मिंग की अभिक्रिया होती है, फॉर्मिंग की अभिक्रिया होती है। होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। अब देखना बेटा दूसरी प्रक्रिया, दूसरी, इस मतलब चार्जिंग की करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। होती है, बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन क्या बेटा डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं उसको चार्ज में लगा सकते हैं, बेटा यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये चार्जिंग होते ही तो पहले क्या होगी, फॉर्मिंग अभिक्रिया होगी, इसलिए बेटा हमें लगभग 12 घंटे के बाद में डीसी को जोड़ना है। तो लिखना बेटा, चार्जिंग के लिए ज्ञात रहे लगभग 12 घंटे बाद डीसी से जोड़ा जाता है। तो लिखना इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग क्रिया के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद, सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद लगभग लगभग कितने घंटे बाद बेटा, 12 घंटे बाद, लगभग 12 घंटे बाद किससे जोड़ा जाता है बेटा, डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसलिए बेटा किसी भी चीज को तरीके से पढ़ना चाहिए। कितने घंटे बाद बेटा, 12 घंटे के बाद डीसी से जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जब बेटा इसको जोड़ दिया है, अब क्या क्रिया होगी, देखना बेटा, अब एक क्रिया तो होगी बेटा एनोड पे, एक क्रिया क्या होगी, कैथोड पे, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब देखना आराम से, अब यहां पर लिखते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक रासायनिक अभिक्रिया आपकी किस पे होगी बेटा, एनोड पे, एक किस पे होगी, कैथोड पे। देखना बेटा आराम से, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, एनोड पर, और एक क्या होगी बेटा, कैथोड पर। मुझे ये बताओ, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, बेटा PbSO4 का मान कितना है, 2 है कि नहीं है, PbSO4 का मान 2 है। तो ध्यान रखना बेटा, 2 सल्फर का मतलब क्या है, ये PbSO4 एनोड पर भी रहेगा और कैथोड पर भी रहेगा, बोलो हाँ। ठीक है, आओ। तो अब बेटा चार्जिंग की अभिक्रिया में हमारे पास एनोड पर क्या है, PbSO4, और कैथोड पर भी क्या है, PbSO4। तो लिखा मैंने बेटा PbSO4, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा, PbSO4, बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अब बेटा ध्यान रखना, जो भी आपके पास जल है ना, ये जल कहां से आया है, इधर आओ, इधर आओ, वापस पीछे आओ, आराम से देखो बेटा, शांति से। ये रहा आपका जल, ये रहा आपका जल। जब बैटरी को सप्लाई मिलेगी बेटा, ये जल भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। देखना,
फॉर्मिंग के बाद बेटा जब बैटरी को सप्लाई मिलेगी, ये जल भी किस में टूट जाएगा? H+ और OH- में। बोलो हाँ। बोलो हाँ, ठीक है, बहुत सही। यानी कि H+ और O- में भी तोड़ दे, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इसमें टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि बेटा एक आयन बन गया धन वाला और एक आयन बन गया मेरा ऋण वाला। बोलो सही? बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ये 2 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? -2। ठीक? चलिए। अब देखना आराम से देखो बेटा, यहाँ ऊपर क्या है? PbSO4 और नीचे क्या है? ये। ठीक है? अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? सर क्लियर हो गई। अब देखना बेटा, यहाँ पर एनोड पर आपके पास क्या उपलब्ध है? जल उपलब्ध है, H2O ये वाला, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। आराम से देखना बेटा, एनोड पर क्या उपलब्ध है? जल है, ठीक है, बहुत सही। उसके अलावा एक आपके पास बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी है, कौन सा है बेटा? H2SO4। क्या इस H2SO4 को भी जब कोई भी पानी मिलेगा तो बेटा ये भी नहीं टूट जाएगा 2H+ और SO4- में? बोलो हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे बताओ एनोड की तरफ बेटा कौन आएगा? एनोड की तरफ H+ आएगा या SO4 आएगा? थोड़ा सोच के बताओ बेटा, इतनी सारी आपने बैटरी पढ़ ली है। एनोड की तरफ कौन आएगा बेटा? H+ आएगा या OH- आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आपको पता है बेटा ये H2SO4 क्या है? तनु है। तो जैसे ही बेटा इसके अंदर आप जल डालोगे, किस अनुपात में डालोगे? तो बेटा 3:1 में डालोगे, तो बेटा ये H2SO4 टूट के क्या बन जाएगा बेटा? H+ और SO4- में बन जाएगा। बोलो हाँ, हाँ। बेटा ये क्या है? ये आयन है। क्या है? आयन है। अब मुझे गौर से बताओ, मैंने आपको इतनी सारी बैटरी पढ़ाई है, बेटा आप मुझे बताओ एनोड कौन-सा टर्मिनल होता है? सर एनोड आपने बताया ये धनात्मक छोर होता है। कौन होता है? धनात्मक छोर। सर कैथोड कौन होता है? सर कैथोड आपने बताया कि ये ऋणात्मक छोर होता है। बोलो बताया कि नहीं बताया? मुझे बताओ ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को खींचेगा या पॉजिटिव को? तो आप तुरंत अब समझ चुके हैं कि सर ये SO4 आके इसके पास अभिक्रिया करेगा और बेटा SO4 आ जाएगा इसके पास। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। समझ में आया? आ गया। ठीक है? तो यहाँ से बेटा एनोड पे जो होने वाली अभिक्रिया है उससे उत्पाद क्या बनेगा? ध्यान रखना बेटा उससे होने वाला उत्पाद क्या बनेगा? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो यानी कि बेटा SO4 ने क्या अभिक्रिया कर ली इसके साथ। इसको थोड़ा और मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, वापस देखो। H2SO4 बेटा जब इसके अंदर H2SO4 में पानी डालोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 2H+ प्लस SO4-। अब आप जानते हैं बेटा एनोड टर्मिनल क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव अपने पास हमेशा नेगेटिव को खींचता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? खींचता है ना? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये पॉजिटिव ये SO4 बेटा किसको खींचेगा? धनात्मक छोर इसको खींचेगा, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या आएगा? SO4 नेगेटिव। बोलो हाँ। ठीक है? सब चीज़ें करके बता रहा हूँ बेटा। ये क्या है बेटा? ऋणात्मक है, नेगेटिव है। आपको पता है एक नेगेटिव आदमी हमेशा पॉजिटिव को खींचेगा, यानी क्या होगा? यानी कि यहाँ पर बेटा ये H+ इसके पास आने की कोशिश करेगा। यानी कि इसको कौन खींचेगा बेटा? H+ को खींचेगा। खींचा कि नहीं? खींचा? और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। बोलो बेटा यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? हुई चीज़ें? बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा इसको सही लिख देता हूँ ताकि नीचे अभिक्रिया लिख देंगे अपन, है ना? ये H+ है, इसको यहाँ से खींच लो। ठीक है? ये H+ और यहाँ इसकी अभिक्रिया लिख देंगे। हाँ। अब देखो बेटा एक अभिक्रिया कहाँ होगी आपके एनोड पे, एक होगी कैथोड पे। यानी कि यहाँ पर कौन अभिक्रिया करने आएगा? H+ अभिक्रिया करने आएगा। बोलो हाँ, हाँ। अब देखो ये 2 अभिक्रिया बेटा अगर आपको याद होगी तो सब याद हो गया। मुझे बताओ एनोड यानी कि धनात्मक छोर, बेटा धनात्मक छोर पे कौन बनता है? प्लांटे बनता है। कौन बनता है बेटा? प्लांटे बनता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है? जल्दी से बताओ। धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? प्लांटे। और प्लांटे में हमेशा क्या बनता है? इसी में पढ़ाया था क्या मैंने? हाँ, ये देखो बेटा इसी में पढ़ाया। ओहो! पिछले वाले में पढ़ाया था। चलो इलेक्ट्रोड चलिए कोई बात नहीं। बेटा धनात्मक में हमेशा क्या बनता है? प्लांटे। और प्लांटे में बनने वाला क्या होता है बेटा? PbO2 होता है कि नहीं? तो बस यहाँ बना दो आप प्यार से PbO2। ये बन गया बेटा आपका लेड ऑक्साइड। समझ में आया? आया। और बेटा बचा क्या? इस SO4 ने भाई Pb से क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन ने शादी कर दी, है ना? और बेटा ये SO4 ने हाइड्रोजन से शादी करके क्या बना दिया बेटा? H2SO4 वापस से मेरा इलेक्ट्रोलाइट बन गया और लेड ऑक्साइड बन गया। लेड ऑक्साइड। और ये क्या बन गया बेटा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक का अम्ल। जो इलेक्ट्रोलाइट था वापस बन गया। बेटा ये अभिक्रिया इतने आसानी से आपने देख ली। ठीक है? अब देखना बेटा, अब ये कौन सी है बेटा? कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब कैथोड पे कौन है बेटा? PbSO4 तो है क्योंकि ये फॉर्मिंग से बना था, है ना? इसके पास कौन आएगा? इसके पास H+ आएगा और बेटा यहाँ पर भी H किससे शादी कर लेगा? H किससे शादी कर लेगा? गौर से देखो बेटा, H शादी कर लेगा किससे? हमारे SO4 से। और अकेला कौन ले जाएगा? स्पंजी लेड रह जाएगा। तो गौर से देखना बेटा H2SO4 तो बन गया, लेकिन अकेला कौन रह गया? अकेला केवल ये पॉजिटिव आयन रह गया जिसे कहते हैं बेटा Pb। Pb क्या रह गया आपका? अकेला।
ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ से बेटा हमारा पीबी क्या रह गया? अकेला। समझ में आया? आया। और बेटा यही पीबी क्या कहलाता है? स्पंजी लेड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पंजी लेड। क्लियर हुई चीज़ें? और ये क्या बन गया आपका गंधक का अम्ल। बोलो बेटा थोड़ा-सा भी दिक्कत आई कहीं पे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है? हाँ, अब ध्यान रखना बेटा ये आपने बना दिया। अब ज्ञात रहे बेटा ये चार्जिंग की प्रक्रिया में लेड पेरोक्साइड और ऋण प्लेट में क्या बन जाता है? देखो चार्जिंग की प्रक्रिया में धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे क्या बन जाता है बेटा? लेड पेरोक्साइड और कैथोड यानी कि ऋणात्मक छोर पे क्या बन जाता है? स्पंजी लेड। तो यहाँ से बेटा नोट करके लिखो। इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है ज्ञात रहे। चार्जिंग की की प्रक्रिया में क्या याद रखना है? एनोड पर अब एनोड अगर ऑप्शन में नहीं हो तो बोलना बेटा धनात्मक छोर पर, धनात्मक छोर पर क्या बनता है बेटा? लेड पर ऑक्साइड बनता है, लेड पर ऑक्साइड बनता है। बोलो बेटा जो इतनी टफ थी वो आपको कितना आसानी से आ गई है ना? PbO2 बनता है, लेड पर ऑक्साइड बनता है कि नहीं? हाँ। और उसी तरह बेटा कैथोड पर आपका क्या बनता है? सर कैथोड यानी कि ऋणात्मक छोर। देख लो क्या बनाया आपने? स्पंजी लेड बना दिया। क्या बनाया बेटा? स्पंजी लेड बनता है। स्पंजी लेड यानी कि पीबी बनता है। बोलो बना कि नहीं बना? तो बेटा अब आपने फाइनली बैटरी को क्या कर दिया? चार्ज भी कर दिया। बैटरी को चार्ज भी कर दिया। अब तीसरी प्रक्रिया क्या आएगी? जब बैटरी को क्या किया जाएगा? डिस्चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिस्चार्ज। आ जाओ। अब तीसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं बेटा बैटरी को डिस्चार्ज करने की। तीसरा डिस्चार्जिंग प्रक्रिया। बोलो बेटा सच बताना मजा आ रहा है ना? हाँ बढ़िया। डिस्चार्जिंग प्रक्रिया ठीक है। यह प्रक्रिया कब होगी? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई डिस्चार्ज कब करोगे? जब उसको कहां लगाएंगे? लोड संयोजित करने पर। तो लिखना बेटा यह प्रक्रिया लोड संयोजित करने पर होती है। पहली चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। यह प्रक्रिया लोड संयोजित करने पर होगी। ठीक है। अब मुझे ये बता दो सिर्फ ये सब बता दो एनोड पर क्या है? इसमें भी लिखोगे बेटा पहला क्या लिखोगे? एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और नीचे क्या लिखोगे बेटा? कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मुझे बताओ चार्जिंग के अंदर आपने एनोड पर क्या पाया? तो आप बोलोगे PbO2 और डिस्चार्जिंग में Pb। चार्जिंग पर एनोड पर क्या पाया? PbO2 डिस्चार्जिंग में Pb। तो बेटा यहाँ पर प्यार से लिखो भाई चार्ज होगी वही चीज तो डिस्चार्ज होगी ना? तो PbO2। बोलो कोई दिक्कत है? और कैथोड पर आपको कौन मिलेगा? कैथोड पर आपको कौन मिलेगा? ढंग से देखो बेटा। ठीक है। डिस्चार्जिंग में बेटा कैथोड पर क्या मिलेगा? केवल और केवल Pb मिलेगा। कैसे मिला? सर ये देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो वापस थोड़ा-सा पीछे चलो बेटा, यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, दिखा आपको? दिखा। यानी कि बेटा एनोड के पास भी मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल दिखेगा और बेटा कैथोड के पास भी मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल दिखेगा, बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। समझ में आया? आया। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये रहा पीबी और ये रहा SO4 बेटा इन्होंने शादी की, तो ये पूछा जाता है कि बेटा डिस्चार्जिंग में एनोड पर क्या बनता है? तो देखो ये रहा पीबी और ये रहा SO4 तो क्या बन जाएगा बेटा? PbSO4। अरे वेरी गुड। ये देखो बेटा ये रहा पीबी, ये रहा SO4 बेटा दोनों ने शादी की तो क्या बन जाएगा? PbSO4। इसलिए बेटा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में दोनों तरफ क्या बनता है? सेम प्रोडक्ट बनता है, लेड सल्फेट बनता है। बोलो सही? सही। अंत में बेटा यहाँ पर भी जल बन जाएगा बचा हुआ। यहाँ पर भी जल। बेटा 1% भी आपको लगा डे टफ है? बिल्कुल टफ नहीं बेटा, है ना? उसी तरह बेटा H+ तो हमेशा हो गई, OH-, ठीक है? चलो, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मुझे यहाँ से मतलब है कि देखो चाहे बेटा एनोड हो चाहे कैथोड हो दोनों जगह बेटा सेम मिल रहा है PbSO4 लेड सल्फेट मिल रहा है। तो लिखना बेटा ये क्या है? लेड सल्फेट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे? यहाँ से बेटा आपने इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। यहाँ से नंबर मिलते हैं। लिखना बेटा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में एनोड तथा कैथोड पर यानी कि धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल बेटा दोनों में क्या मिला? दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है? हमेशा बेटा लेड सल्फेट मिलता है। पर सदैव
क्या मिलता है बेटा, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट PbSO4 मिलता है। बोलो बेटा यहाँ से नंबर नहीं आएंगे? अरे कैसे नहीं आएंगे, खींच के लेके आएंगे। समझ में आया? तो बेटा ये रहा, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, चार्जिंग की प्रक्रिया में कौन मिलता है, तो बेटा PbO2 और Pb, और बेटा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में दोनों में क्या मिलता है, PbSO4। बेटा अब गलत मत करना, ठीक है? आपको बना के बता दिया, आपको सब समझा के बता दिया, ठीक है? अब बेटा इसके बाद चौथी प्रक्रिया क्या होती है, फिर से किसकी प्रक्रिया होती है बेटा, रिचार्जिंग की प्रक्रिया। प्रक्रिया अब रिचार्जिंग यानी कि फिर से चार्ज करने की प्रक्रिया। तो लिखना बेटा, क्योंकि क्योंकि यह द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है, अतः इन्हें पुनः चार्जिंग प्रक्रिया द्वारा चार्ज भी किया जा सकता है, चार्जिंग प्रक्रिया द्वारा चार्ज भी किया जा सकता है, चार्ज भी किया जा सकता है, ठीक है? अब देखो, तो ये समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चार्जिंग की प्रक्रिया है वही बेटा वापस क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग भी। देखो चार्जिंग में PbSO4 मिला, PbSO4 ये कहां से आया बेटा, ये रहा देखो, दोनों प्रक्रिया में अपने को क्या मिला, PbSO4 PbSO4 दिखा। हाँ, तो देखो वापस चार्जिंग में जाओ, ये रहा देखो बेटा, दोनों प्रक्रिया में मेरे को क्या मिला, PbSO4 PbSO4, और दोनों ने क्या बना दिया, PbO2 और O2। ये प्रक्रिया दिन भर चलती रहती है जब तक आप बैटरी को चलाओगे। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब पूछा जाता है फाइनली बेटा, लेड एसिड को यूज कहां करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग तो लेड एसिड सेल का, सेल या बैटरी का उपयोग ऐसे कार्यों में होता है, ऐसे कार्यों में होता है जहां क्या होता है बेटा, उच्च धारा तथा निम्न आंतरिक प्रतिरोध चाहिए होता है। ऐसे कार्यों में होता है जहां क्या होता है बेटा, उच्च धारा तथा निम्न प्रतिरोध, यानी कि बेटा अंदर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, निम्न आंतरिक प्रतिरोध की जरूरत होती है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध की जरूरत होती है। आया कि नहीं मजा? आया बेटा। अब बताओ ये टफ है नहीं, और ध्यान रखना बेटा, इस सेल की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। तो लिखना बेटा, इन सेलों की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? क्लियर। ये लो भैया, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सर ये बताया कि इसका सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, प्रचालन के सिद्धांत में बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स का, ये याद आ गया, चलो ये बता देता है बेटा। एक और आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछेगा, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बना सकता है, यदि एक लेड एसिड बैटरी में कुल 29 प्लेट है, कितनी है बेटा, 29 प्लेट है, कुल 29 प्लेट है। तो बेटा पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ इसमें धनात्मक कितनी होगी, धनात्मक प्लेट कितनी होगी, और दूसरा पूछ सकता है बेटा इसके अंदर ऋणात्मक प्लेट कितनी होगी। तो आपको बेटा एक चीज तो क्लियर है ना, कि मेरी सर धनात्मक प्लेट जो होती है, वो प्लेटें जो होती है ना सर, वो ऋणात्मक जो प्लेट होती है उससे क्या होती है, एक कम होती है। ये पता है आपको? बिल्कुल पता है, ठीक है। अब देखना बेटा, इसका आयु का भी बेटा देख लेना हमेशा, कि जो ऋणात्मक होती है ना बेटा, इसकी आयु भी क्या होती है बेटा, 2 गुना आयु होती है। आयु कितनी होती है बेटा, 2 गुना। ये भी पॉइंट लिख देना, ठीक है, 2 गुना लगभग। अब देखना बेटा, देखो धनात्मक की एक कम होती है, तो बेटा 29 में से एक घटाओ, तो आंसर कैसे निकालूंगा मैं, देखो बेटा 29 में से एक घटाया तो कितना हुआ बेटा, 28, है ना। और 28 को जब मैं आधे से भाग दूंगा बेटा, क्या हो जाएगा, 14, है ना। इसका मतलब क्या है सर, मेरी पॉजिटिव प्लेट्स पूछे तो कितनी हो जाएगी, 14, और बेटा नेगेटिव पूछे तो कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 1 यानी कि 15। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा आप कर लोगे ना, है ना। हाँ, तो यहां से बेटा एक ये चीज ध्यान रखना, और एक चीज बेटा ये भी याद रखना, ये 2 पॉइंट ध्यान रखो बेटा इंपॉर्टेंट करके, कि जो नेगेटिव प्लेट होती है ना बेटा, उसकी आयु क्या होती है बेटा, पॉजिटिव प्लेट से लगभग लगभग क्या होती है बेटा, 2 गुनी। क्या होती है, 2 गुनी, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखना बेटा यहाँ से, कि जो नेगेटिव प्लेट होती है ना, वह पॉजिटिव प्लेट से क्या होती है बेटा, 1
ज़्यादा होती है। ठीक है? हाँ, और बाकी बेटा चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सारों की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बैटरी के क्या दोष है और उसके बाद निकल और ये बेटा इसमें जो टू द पॉइंट चीज़ें होंगी वो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।